हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर अप्रॉक्स 5 डेज लेगा, तो आप इसकी वीडियोस डेली देखना और टेलीग्राम पर जो क्विजेस होती हैं वो भी अटेंड करना। तो आज हम शुरू करते हैं पेज नंबर 162 ऑफ एनसीईआरटी से। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस पेज वाइज। ये जो मैंने पेज नंबर लिखे हुए हैं और जो क्वेश्चन लिखे हैं, इसका मतलब है कि जैसे क्वेश्चन 0 लिखा है मतलब 162, 167, 170 एंड 171 पेज से पास्ट 10 ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया। फिर मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे हैं, 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10 ईयर्स में 168 पेज से, मतलब ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था, तो मैं आपको भी ये एनालिसिस प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। आर यू अवेयर दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? क्या आप अवेयर हैं कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी अपनी लाइफ जो है वो सिंगल सेल से शुरू करता है। और अगर आपको पता हो उस सिंगल सेल का नाम क्या होता है, दैट इज़ जाइगोट। और अगर आपको थोड़ी और जानकारी हो जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, 2n। तो ये आगे चैप्टर्स में आएगा तब आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो सिंगल सेल होता है दैट इज़ जाइगोट, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। आपने भी सोचा होगा कभी कि एक छोटा सा सिंगल सेल कैसे बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स को बना देता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेल्स की करेक्टरिस्टिक हैं इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन हमने लिविंग वर्ल्ड में तो पढ़ा था ना, इनकी एक्सेप्शंस भी थी। रिप्रोडक्शन की क्या एक्सेप्शन थी, हमने पढ़ा था कि जो म्यूल्स हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और ग्रोथ भी हमने पढ़ा था कि जैसे सैंड ड्यून्स हैं तो वो एक्सट्रिंसिकली ग्रोथ वो भी करते हैं, लेकिन मेन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है। तो यहाँ पर इन जर्नल बताया हुआ है, आप इसे कंफ्यूज मत करना। मेन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि क्या जो मतलब डिफाइनिंग फीचर क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तब हम इन्हें डिफाइनिंग फीचर में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक फीचर तो है ना, मैक्सिमम तो शो करते हैं ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, इसलिए लिखा हुआ है। Next is all cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. अब यहाँ पर पता है कि जो सारे सेल्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। जैसे एक सेल है वो अपने आप को दो में डिवाइड करेगा, और जो वो सिंगल सेल था, जो पेरेंटल सेल था, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जो दो सेल्स में डिवाइड होता है ना सिंगल सेल, उसे हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये मतलब अब आप बोलेंगे टू सन्स सेल्स क्यों नहीं बोलते, ये तो सिर्फ मतलब बताया कि ऐसे बोलते हैं, ये आपको कन्वेंशन लेके चलने की दैट आर डॉटर सेल्स। हर टाइम जब भी वो डिवाइड करेंगे तो वो नई नई डॉटर सेल्स बनाएंगे। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कैन देमसेल्व्स ग्रो एंड डिवाइड। ये जो डॉटर सेल्स बनी है ये भी खुद से आगे ग्रो कर सकती हैं और डिवाइड कर सकती हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल्स पॉपुलेशन दैट इज फाउंड बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी। फिर ये भी आगे ग्रोथ करेंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी, आगे आगे प्रोजेनी बनाती जाएंगी। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. इस तरीके से ग्रोथ और डिवीजन होता रहता है और ये एक सिंगल सेल को मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, पूरी बॉडी बनाने में हेल्प करता है। अब हम ये तो सिंपल यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन दी हुई थी, कुछ ऐसा ज़्यादा याद रखने का नहीं है, लेकिन ये याद रख सकते हो कि सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से अराइज करते हैं पहले। अब हम आते हैं 10.1 टॉपिक पर, दैट इज सेल साइकिल। अब मैंने जो पिंक लाइन से लिखा हुआ है पिंक कलर के पेन से, दैट इज टर्म बाय होवर्ड एंड पेल। ये जो है ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने सेल साइकिल टर्म दी थी। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, आप करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब तो नहीं आता है इतना, ये पहले कभी पीवाईक्यू में आया होगा इसलिए मैंने नोट किया हुआ है। सो फर्स्ट लाइन इज सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमें पता है कि सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तभी तो हम आगे बड़े होंगे, ग्रोथ करेंगे। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। डिवीजन के टाइम पे सेल के डीएनए रेप्लिकेशन होता है और सेल ग्रोथ करता है। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा, आगे 12th के चैप्टर में आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। यहाँ पर सिर्फ आप सिंपली याद रखें कि डीएनए भी रेप्लिकेट करता है और सेल की ग्रोथ होती है सेल डिवीजन के टाइम पर। जर्नल भी है, क्योंकि डिवीजन के टाइम पे मेन वो करना क्या चाह रहा है, दैट इज ग्रोथ। ऑल दीज प्रोसेसेस दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस हैव टू टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेनी सेल्स
containing intact genomes। तो अब यहाँ पर हमें बताया कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, सेल डिवीजन है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल की ग्रोथ है, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में अकर करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि प्रॉपर डिवीजन हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे ही नहीं हो जाता, रैंडमली नहीं होता, इट इज़ डन इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे। और इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी होती है जिनके अंदर इंटैक्ट जीनोम्स होते हैं, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ जीनोम्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं तो फिक्स होंगे, जैसे जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन होगी सबके पास सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अगर आपको पता हो कितने होते हैं, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स। नेक्स्ट लाइन अब हम आते हैं, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइजेस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। अब आपको ना इस लाइन को पूरा अच्छे से याद रखना है। ये ना कई बार टेस्ट में दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये सेल साइकिल के बारे में बात हो रही है, सेल डिवीजन। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन्स अच्छे से पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है सेल साइकिल की कि जिस सीक्वेंस में सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और इवेंचुअली फिर वो डिवाइड करता है 2 टोटल सेल में। तीनों चीज़ें याद रखनी है। आप इन्हें अलग से पेन से मार्क भी कर सकते हैं कि पहला क्या है, सेल डुप्लीकेट करता है जीनोम को, नेक्स्ट सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और फिर वो डिवाइड करते हैं 2 डॉटर सेल में। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेल साइकिल। Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process। तो अब मैं पूछूं आपसे, क्या सेल ग्रोथ एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है? तो किन टर्म्स में हम ये बोल रहे हैं? दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब क्या है कि सेल ग्रोथ अकर कर रही है और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है। आपको इस चैप्टर की ना लाइन्स, मतलब ये चैप्टर छोटा सा है, 8-9 पेजेस का ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे ना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर अच्छे से ध्यान होना चाहिए आपका। और इसके तो ना आप किसी अच्छे टीचर के मतलब लेक्चर्स भी अटेंड करना, सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ना न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वो भी आपको करने पड़ेंगे इसके। बाकी एनसीईआरटी में आपको करा रही हूँ। नेक्स्ट लाइन इज डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। फिर बताया कि डीएनए सिंथेसिस जो है एक स्पेसिफिक स्टेज पर ही होती है सेल साइकिल में, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे किस स्टेज में होती है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स दैट इज डीएनए। अब मैं पूछूं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? डीएनए को बोलते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या थी? दैट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हैं इवेंट्स सेल डिवीजन की जो हो रहे हैं, ये किस कंट्रोल में है? जेनेटिक कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो क्या आंसर आएगा? जेनेटिक कंट्रोल। ये खुद से जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। So the first line is a typical eukaryotic cell cycle is illustrated by a human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन सेल्स जो हैं वो कितनी देर में डिवाइड करते हैं, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगी? दैट इज एवरी 24 आवर्स। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी कर सकती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में? हाँ, कर सकती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही वेरी कर सकती है? हाँ, उसमें भी कर सकती है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइम पर ड्यूरेशन हो सकती है सेल साइकिल की। नेक्स्ट लाइन इज यीस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। अब हम यहाँ पे बताए हुए ईस्ट की सेल साइकिल के बारे में, दैट इज ऑफ 90 मिनट्स, दैट इज 1.5 आवर। अब ईस्ट होता क्या है? ईस्ट है एक फंजाई, और ईस्ट कैसी फंजाई है? दैट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई। इसके बाद लिखा है द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेल साइकिल कितने फेजेस में डिवाइडेड है। दैट इज 2 फेजेस। फर्स्ट इज द इंटरफेज, नेक्स्ट इज द एम फेज, जो कि माइटोसिस फेज है। इंटरफेज जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन लेता है, ये भी आपको ध्यान लेना है। अब जैसे ह्यूमंस की साइकिल के बारे में बताया कि दैट इज ऑफ 24 आवर्स, तो इसमें से 23 आवर्स जो है ना वो अकेला इंटरफेज ले लेगा और एम फेज के पास जाएगा सिर्फ 1 आवर। ओके, और जो इंटरफेज है वो एक नॉन डिवाइडिंग फेज होता है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा एक्टिव फेज होता है। मोस्ट एक्टिव फेज इज अ इंटरफेज। इंटरफेज के 2 नाम और आप याद रख सकते हैं, दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज और रेस्टिंग फेज। अब हम देखेंगे एक बार डायग्राम। फिगर 10.1, दिस इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स फ्रॉम 1 सेल। तो यहाँ पर हमें सेल साइकिल के बारे में बताया जिसमें 2 सेल बनते हैं एक सेल से। तो यहाँ पर आपने एक बार इस डायग्राम को अच्छे से कवर कर लीजिए। कई बार ना पीवाईक्यू में जैसे हमें ये डायग्राम दे दिया, मतलब आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें जैसे G1 S G2
इनमें से कुछ भी छुपा देंगे और फिर पूछेंगे ये कौन सा फेज़ है, ये इसका फीचर दे देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो ABCD इस टाइप से। तो इन फेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस डायग्राम को में आपको याद क्या करना है। मेनली आपको ऊपर G0 फेज पर ध्यान देना है। जीवन की ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 10 आवर होती है, एस फेज की 9 आवर होती है, G2 की 4 आवर होती है। फिर एम फेज के हमें सारे फेजेस बताए हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ से नीट के PYQ आए हुए हैं, जैसा कि मैंने मार्क किया हुआ है। और बाकी मैंने कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मार्क की हुई हैं, ये अभी आप चैप्टर पढ़ेंगे, आप तभी कवर कर पाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर, दैट इज द एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप एक ऐसे फेज का नाम बताएं जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन अकर करती है, तो उस फेज का क्या नाम होगा? दैट इज द एम फेज और इसकी फुल फॉर्म है माइटोसिस फेज। और अगर आपसे पूछा जाए कि दो एम फेजेस के बीच में जो फेज आता है उसका नाम क्या है, दैट इज अ इंटरफेज। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division properly lasts for only about an hour. तो ये मुझसे टेलीग्राम पर भी किसी बच्चे ने पूछा था। और आप वैसे भी ध्यान रखिए कि जो सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन 24 आवर है। ये ह्यूमन सेल की बात हो रही है। और अगर सेल डिवीजन की बात करी जाए तो वो सिर्फ 1 घंटा है। सेल साइकिल 24 आवर, सेल डिवीजन 1 आवर। किसके अंदर? ह्यूमन सेल के अंदर। नेक्स्ट लाइन इज द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। जो इंटरफेज है वो 95% से भी ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं सेल साइकिल का। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि ह्यूमन सेल की जैसे 24 आवर की फुल सेल साइकिल है, तो उसमें से इंटरफेज ही 23 घंटे ले रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली कि मोर देन 95% होता है इंटरफेज की ड्यूरेशन। Next line is the M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes, that is karyokinesis, and usually ends with the division of cytoplasm, that is a cytokinesis. तो यहाँ हमें बताया कि M phase में होता क्या है। M phase के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी होता है। न्यूक्लियर डिवीजन का नाम होता है कैरियोकाइनेसिस। इसके आगे फेजेस हम पढ़ेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस किसका डिवीजन था? दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लाइन इज द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है किस फेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं? इंटरफेज को। बताओ, बेचारा 23 घंटे तक क्लास करता है फिर भी इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं, लेकिन हमें याद रखना है it is a time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. अब अगर पूछा जाए, एजर्शन रीजन ही आ जाए, मान लीजिए कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते क्यों हैं, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज इट इज़ अ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सेल यहाँ पर प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ। क्या क्या चीज़ों के अंदर जाता है वो? दैट इज सेल ग्रोथ करता है और DNA रेप्लिकेशन करता है। कैसे? रैंडम ऑर्डर में करता है या प्रॉपर ऑर्डर में करता है? इन अ ऑर्डरली मैनर। द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। अब यहाँ पर हमें बताए हुए इंटरफेज के 3 फेजेस। पहले मैं बताया था कि सेल साइकिल के 2 फेज थे। फर्स्ट इज द इंटरफेज एंड नेक्स्ट इज द एम फेज। अब हमें बता रहे कि इंटरफेज फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड होता है, दैट इज G1, S, G2। ओके, तो G1 फेज का नाम है गैप 1, S फेज का नाम है सिंथेसिस फेज, G2 फेज का नाम है गैप 2 फेज। अब इनको कुछ और नामों से भी जाना जाता है। G1 को पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस जो M फेज आया है उसके बाद आएगा। आपको पूरी ना मतलब ये सीरीज याद होनी चाहिए, G1, S, G2, M। ये नेट के पेपर में पूछा गया। पहले G2 आता है, देन S फेज आता है, देन G2 आता है, देन M, और फिर उसके बाद फाइनली होती है साइटोकाइनेसिस। तो G1 का दूसरा नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज। इसकी लेंथ वेरिएबल हो सकती है और यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट करती है। फिर आता है एस फेज, यहाँ पर DNA सिंथेसिस अकर करती है। ये नीट 2005 के क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट इज यहाँ पर ही हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है। मैंने आपको बताया था सेल वाले चैप्टर में हिस्टोन का नेचर कैसा होता है, दैट इज अ बेसिक नेचर। और यहीं पर सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं। थर्ड वन इज द G2 फेज। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलिज जो रह गई थी, जो जीवन में रेप्लिकेट नहीं करी थी, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी बॉडी, वो डुप्लीकेट करती है। बाकी अब हम पढ़ते हैं एग्जैक्ट जो NCERT में दिया हुआ है। G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। अब जैसे हमने ऑर्डर पढ़ा था G1, S, G2, M, तो G1 किस किस के बीच में आ रहा है? S के और M के। S फेज में क्या होता है?
डीएनए रेप्लिकेशन, और एम क्या था, माइटोसिस वाला। तो इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए, समझ के याद कीजिए। G1 phase is the interval between the mitosis and initiation of DNA replication, क्योंकि ये M और S के बीच आता है। Next is during G1 phase of the cell cycle, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA। जो जीवन फेज है इसमें जो है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। इट इज़ एक्टिव। वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो भी करता है लेकिन डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं करता। फिर नेक्स्ट फेज आता है एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विद द डीएनए सिंथेसिस और द रेप्लिकेशन टेक प्लेस, जिसके अंदर डीएनए की सिंथेसिस होती है और रेप्लिकेशन होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। यहाँ पर जो डीएनए का अमाउंट मान लीजिए एस फेज में सी था, तो उसके बाद एस फेज में आके 2C हो जाएगा, डबल हो जाता है। इफ द जैसे यहाँ पर बताया भी हुआ है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एट 2C देन इट इंक्रीजेस टू 4C, डबल हो जाएगा। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि जीवन फेज में 16 क्रोमोसोम है, तो एस फेज में कितने क्रोमोसोम होंगे, वो इंक्रीज नहीं होंगे, 16 के 16 ही रहेंगे। लेकिन अगर जीवन में 2C डीएनए है तो एस फेज में कितना हो जाएगा, 4C, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। हमने पढ़ लिया है, इफ द सेल हैज अ डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स at G1 even after the S phase the number of chromosomes remain the same, that is 2n। मतलब कि अगर जीवन में 2n होंगे तो बाद में भी 2n ही रहेंगे, S phase में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होता है। ये PYQ में भी कई बार आया हुआ है, इस लाइन पर दोबारा से ध्यान देना अच्छे से। नेक्स्ट लाइन इज इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द S phase DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनिमल फेज में डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेट कब करते हैं, एस फेज के दौरान। और कहाँ पर करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पर होती है, किस ऑर्गेनेली में, दैट इज न्यूक्लियस। और सेंट्रियोल कहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं, दैट इज अ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट लाइन इज ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूज। तो अब यहाँ पर बताया कि G2 फेज में भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस अकर करती है और सेल ग्रोथ भी कॉन्टिन्यू होती रहती है। प्रोटीन्स जो मेनली अगर आपसे पूछा जाए ना, ये एक बार PYQ में आया था कि G2 फेज में, मतलब ये PYQ था कि ट्यूबुलिन प्रोटीन किस फेज में सिंथेसाइज होता है, दैट इज द G2 फेज। नेक्स्ट लाइन इज सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट्स डिवीजन, एग्जाम्पल हर्ट सेल्स। तो अब यहाँ पर हमें बताया कि कुछ एनिमल्स में जब वो बड़े हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हर्ट सेल्स। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कुछ सेल्स जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर ही डिवाइड करते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी और सेल डेथ। जब या तो सेल का लॉस हो जाएगा ड्यू टू द इंजरी और सेल डेथ, तब वो रेप्लिकेट करते हैं, मतलब तब वो डिवाइड करेंगे। और अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई कौन से ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं करते, दैट इज अ हर्ट सेल्स। और कुछ सेल्स ओकेजनली डिवाइड करते हैं। ओकेजनली डिवाइड कब कब कर सकते हैं, इंजरी और सेल डेथ पर, क्योंकि तब क्या हो जाते हैं, सेल्स का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट लाइन इज दी सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्वाइसेंट स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। अब बता रहे हैं कि जो सेल्स हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं वो एग्जिट कर जाते हैं G1 फेज से। याद रखने किस फेज से एग्जिट करें, दैट इज द G1 फेज से, और वो एंटर करते हैं G0 फेज में। G0 फेज का दूसरा नाम क्या है, क्वाइसेंट स्टेज। और यहाँ पर कैसी स्टेज है, दिस इज एन इनएक्टिव स्टेज। देखो एक लाइन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और इससे तो प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि वो एग्जिट कर रहा है G1 से, एंटर कर रहा है G0 में। G0 का दूसरा नाम है क्वाइसेंट स्टेज, और ये कैसा स्टेज है, एक इनएक्टिव स्टेज है। नेक्स्ट लाइन इज सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भले ही ये एक इनएक्टिव स्टेज है लेकिन यहाँ पर सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करते हैं खुद से जब तक उन्हें बोला ना जाए। अब उन्हें कोई बोलने थोड़ी आएगा, मतलब रिक्वायरमेंट देखी जाएगी ऑर्गेनिज्म में कि रिक्वायरमेंट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर प्रोलिफरेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन इज इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। तब आपको याद रखना है कि एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ होते हैं, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स।
अब सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स आर लाइक, एक होते हैं जर्म सेल्स, दैट इज़ हमारे गोनेट्स के जो सेल्स होते हैं, और जो बाकी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं लाइक स्किन के सेल्स, हमारे जो हैंड पर हैं, बाकी रिसेप्टर्स हैं बाकी बॉडी में, जो भी सेल्स हैं बाकी सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़कर, दैट आर नोन एज अ सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स डिप्लॉयड जो हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन देखा जाएगा इन द एनिमल्स। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis. लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी। तो अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगेंस्ट दिस द प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। प्लांट सेल्स जो हैं वो माइटोटिक डिवीजन हैप्लॉइड सेल्स में भी शो करते हैं और डिप्लॉइड में भी। और एनिमल्स में हमें क्या बताया था कि मेनली वो डिप्लॉइड में करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थी, दैट इज द मेल हनी बीज, जहाँ पर कि हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट लाइन इज फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, चैप्टर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। वहाँ पर अभी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाया जाता है इन प्लांट्स, इन प्लांट किंगडम। तो वहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है प्लांट स्पीशीज़ को और किस स्टेज में माइटोसिस होती है वहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स में। तो आज हमें यहीं तक कवर करना था। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ये चैप्टर आपको बहुत समझ के और इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसके आपको प्रॉपर मतलब लेक्चर भी लगाना है अपनी कोचिंग के। मैंने अपनी बायो की स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी बताया ना किस किस चैप्टर के मस्ट है लगाने के, तो ये उनमें उन 7 चैप्टरों में से एक है जिसके आपको लेक्चर लगाने होंगे। तो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर वेलकम टू नीट मेड इजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की एनसीईआरटी हाइलाइट्स। आई होप सो आपने फर्स्ट पार्ट कवर कर ली होगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 164 से विद द टैगलाइन एक बार ये वीडियो देख डाला तो आपका नीट प्रेप होगा जिंगा लाला। तो आज हम स्टार्ट करने 10.2 एम फेज टॉपिक से। This is the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of virtually all the components of cell। तो फर्स्ट लाइन में हमें बताया कि जो एम फेज है वो सबसे ज़्यादा ड्रामे मारता है। फेज मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पीरियड कौन सा है सेल साइकिल का, इंटर फेज, एम फेज, जीवन फेज, कौन सा फेज? तो आपको पता होना चाहिए एम फेज। इसके अंदर मेनली क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है और वर्चुअली ऑल द कॉम्पोनेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी कॉम्पोनेंट्स का होता है reorganization since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is same। ये याद रखना है कि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट और प्रोजेनी में सेम होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। तो इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं माइटोसिस फेज को। दो फॉर द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। एंड इफ वी हैव टू टेल व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कोड, दैट इज द साइटोकाइनेसिस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी असेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो हमें याद रखने की सेल डिवीजन कैसा है, प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव है, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है पीछे की तरफ। तो इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। हमें ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होता। अब यहाँ पे हम पढ़ते हुए तो बता देते हैं ये प्रोफेज चल रहा है, मेटाफेज चल रहा है, एनाफेज है, टीलोफेज है, लेकिन जब हमें एक्चुअली हम सेल डिवीजन देखते हैं तो हम वहाँ पर सेल के अंदर नहीं ये प्रॉपर लाइंस ड्रॉ कर सकते कि अब ये स्टेज हो रहा है फिर ये स्टेज हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस के मेनली 4 स्टेजेस हैं, आपको ध्यान रखना है, दैट इज पी मैट। तो इसे आप पी मैट से ध्यान रख सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये अगर भी प्रॉपर सीक्वेंस में ही होते हैं, पहले प्रोफेज होगा, देन मेटाफेज होगा, देन एनाफेज होगा एंड देन टीलोफेज होगा। पीवाईक्यू में भी कई बार पूछा हुआ है तो इसे भी आप ध्यान रखना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द प्रोफेज। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलोज द S and G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो कौन सा सबसे पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस का अगर आपसे पूछा जाए तो होगा प्रोफेज। और ये किसे फॉलो करता है, S और G2 फेज को। क्योंकि देखो जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आएगा G1S G2M, तो S और G2 के बाद M फेज आ रहा है और M फेज का पहला पार्ट कौन सा है, प्रोफेज। तो इसलिए हमें बोला गया है कि S और G2 के बाद आता है प्रोफेज। इन दी S and G2 phases the new DNA molecules are formed, are not distinct but intertwined। आपको याद रखना है कि जो S और G2 फेज में नया DNA का मॉलिक्यूल बनेगा वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग से शो नहीं होता, बल्कि वो इंटरट्विन्ड होता है। मतलब आपसी में जैसे रबर बैंड को हम देखें वो
अलग अलग काफ़ी सारे रख दें, धागों की तरह पड़ा है जैसे, उस टाइप से. देन नेक्स्ट लाइन इज प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. तो ये लाइन कई बार पेपर्स में पूछी जाती है और टेस्ट में भी, कि विच फेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. तो होगा प्रोफेज. और ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेज इज मार्क्ड बाय डैश ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, कि भाई इनिशिएट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है. तो होता है इनिशिएट. द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. जब क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है तो जो क्रोमोसोम का मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाता है. द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन द डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. अब देखो, हमने एस फेज के टाइम पे पहले नहीं बताया था कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है. तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रोसोम कब डुप्लीकेट करता है. तो करेगा एस फेज में. तो आपको एक एक लाइन पर ध्यान देना है, कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है. एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन आनी चाहिए. तो यहाँ पर हमें बताया कि जो सेंट्रोसोम है वो बिगिन करता है मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है आपसे, मतलब इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इस चैप्टर से, वो कोई भी ऐसी लाइन दे देंगे और वो पूछेंगे किस फेज के अंदर हो रहा है. तो आपको पता होना चाहिए किस फेज में हो रहा है. नेक्स्ट इज द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स. तो अब आपसे ऐसे ही मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया कि कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज किन किन फेजेस से मार्क होता है. तो जैसे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे ही आगे किसी और के ऑप्शन दे देंगे तो पूछेंगे ऑड वन आउट बताओ. तो आपको ऐसे एक एक पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए. समझ आएगा तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा. आप समझने की कोशिश कीजिए इस चैप्टर को, इसलिए आपको इसके लेक्चर्स भी देखते हैं प्रॉपर अपने टीचर के. So the first point is chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. तो यहाँ पर बताया कि chromosomal material जो है वो कंडेंस होने लगता है और वो कॉम्पैक्ट मतलब टाइट सा माइटोटिक क्रोमोसोम बनाता है. माइटोटिक क्रोमोसोम याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर हम माइटोसिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं. क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और वो दोनों अटैच होते हैं एक पॉइंट पर, दैट इज द सेंट्रोमियर. और अगर आपको याद हो, सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन. ये हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में. तो आपको सब कुछ इंटरलिंक करके पढ़ना आना चाहिए. द सेकेंड पॉइंट इज सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल. तो जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल ऑफ द सेल की तरफ जाने लगता है. ये हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में भी पढ़ा अभी. ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स. तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रोसोम रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, उनका नाम क्या होता है? दैट आर नोन एज द एस्टर्स. और एक सेंट्रोसोम एक एस्टर को रेडिएट करेगा. तो टोटल कितने थे? 2. सो द 2 एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक एपरेटस. तब आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोटिक एपरेटस किस किस चीज़ से मिलकर बनी है? तो मिलकर बनी है 2 एस्टर से और स्पिंडल फाइबर से. उसे हम बोलेंगे माइटोटिक एपरेटस. द नेक्स्ट लाइन इज cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show the Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope. तो जब प्रोफेज का एंड आने लगता है तो जो सेल है उसके अंदर ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहती है, ना ईआर, ना न्यूक्लियोलस, ना न्यूक्लियर एनवेलप, वो सब चले जाते हैं. फिर हम स्टार्ट करते हैं द सेकेंड फेज, दैट इज ए मेटाफेज. The complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. तो हर फेज की जो स्टार्टिंग की लाइन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको बताती है कि मतलब मेन इस फेज में क्या हो रहा है और कैसे शुरू होता है. तो जब कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना, कंप्लीटली टूट जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप, तब सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस शुरू होगा, जिसे हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं. हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. By this stage, condensation of the chromosomes is completed and they can be observed clearly under the microscope. तो इस स्टेज तक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम क्रोमोसोम्स को अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. दिस देन इज द स्टेज एट विच द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोर इजीली स्टडीड. तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हम क्रोमोसोम्स को किस फेज में देखते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में या टीलोफेज में? तो हम सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम्स को स्टडी करते हैं मेटाफेज में, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी अच्छे से दिखाई देती है. एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम
वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से हेल्ड होता है और किस पॉइंट पर, सेंट्रोमियर पर, जिसका हमने दूसरा नाम भी पढ़ा था अभी, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर नोन एज द काइनेटोकोर्स। इसके बारे में भी हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि स्मॉल डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, आपको शेप ध्यान होनी चाहिए पहले तो, जो कि सेंट्रोमियर के सरफेस पर अटैच होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर्स। These structures serve as the site of attachment of the spindle fibers formed by the spindle fibers. तो ये बोल रहे हैं कि ये सर्व करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये अटैचमेंट साइट्स है स्पिंडल फाइबर्स की, और ये बनती भी किन से, स्पिंडल फाइबर से ही बनती है। टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर पर अरेंज करे जाते हैं इससे क्रोमोसोम्स। Hence, the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected to its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole. तो लाइन एक एकदम पढ़ने में काफ़ी मुश्किल लगी होगी आपको, लेकिन आप इसके डायग्राम से समझेंगे तो काफ़ी इजी होगा। जो क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी क्रोमोसोम हुए सेल के, उन्हें इक्वेटर पे लाया जाता है और वहाँ से जो काइनेटोकोर्स हैं वहाँ से स्पिंडल फाइबर उन्हें अटैच करते हैं, तो वहाँ से ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन इज द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर टू एज अ मेटाफेज प्लेट। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज में, तो हम उसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है मेटाकाइनेसिस, कांग्रेशन एंड डिसजंक्शन। द की फीचर्स ऑफ मेटाफेज आर, तो हर फेज के की फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मेटाफेज के की फीचर्स। फर्स्ट इज द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि स्पिंडल फाइबर अटैच कहाँ करते हैं, काइनेटोकोर पर, सेंट्रोमियर पर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन पर, कहाँ। तो ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, कई बार नहीं मतलब बहुत बार पूछा गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए काइनेटोकोर में। और कई बार ऐसे दे देते हैं कि दे अटैच टू द डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, तो तब तक आपको जब तक पता नहीं होगा कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते कौन से हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो काइनेटोकोर आर द डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स जिस पर स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है उन्हें स्पिंडल इक्वेटर पे लाया जाता है। ये जो इक्वेटर हमने पढ़ा था ना मेटाफेज प्लेट वाला, इसे ही यहाँ पर स्पिंडल इक्वेटर बोल रहे हैं। एंड गेट अलाइंड अलॉन्ग द मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर्स टू द बोथ पोल्स, तो वो दोनों पोल्स पर अटैच हो जाते हैं थ्रू द काइनेटोकोर्स और मेटाफेज प्लेट पर, जहाँ पर क्रोमोसोम्स अलाइन हैं। अब हम आते हैं थर्ड फेज पर, दैट इज द एनाफेज। इट इज़ द शॉर्टेस्ट फेज, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने नोट किया हुआ है जो पेन से, हेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल द नंबर ऑफ पेरेंट क्रोमोसोम। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का नंबर वो डबल हो जाता है पेरेंट क्रोमोसोम से। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट था इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite poles. तो यहाँ पर बताया कि जब onset of anaphase होता है, onset का मतलब है जब शुरुआत होती है एनाफेज की, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो अरेंज करते हैं, जो अरेंज हैं ऑलरेडी मेटाफेज प्लेट पर, जो मेटाफेज स्टेज के अंदर अरेंज हुए थे मेटाफेज प्लेट पर, वो स्प्लिट होने लगते हैं। और जो दो डॉटर क्रोमेटिड्स हैं उन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम था, उसके दो क्रोमेटिड्स थे, तो वो आपस में ना स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो जो अलग अलग क्रोमेटिड्स बनते हैं ना, उन्हें हम अब अलग से क्रोमेटिड नहीं बोलते, हम उन्हें डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई होगा। वो माइग्रेट करने लगते हैं टूवर्ड द टू अपोजिट पोल्स। अभी ये हम डायग्राम में देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा आगे। As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain directed towards the pole. तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो लाइन है टेस्ट में भी आती है कई बार, तो आपको ध्यान रखनी है। जो हर क्रोमोसोम होता है वो अवे मूव करता है फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, एंड द सेंट्रोमियर जो है ना वो फिर भी डायरेक्टेड होता है पोल की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो टुवर्ड्स द पोल होते हैं, अवे द पोल होते हैं, तो वो होते हैं टुवर्ड्स द पोल। एंड हेंस
एट द लीडिंग एज विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो ये भी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लाइन है, ये भी पेपर में आती है। हेंस द जो लीडिंग एज है वहाँ पर जो आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम है ट्रेलिंग बिहाइंड। दस एनाफेज स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द, नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो अब यहाँ पर एनाफेज के हमें की इवेंट्स बताए हुए हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट। एक तो ये ध्यान रखना कि सेंट्रोमियर्स यहाँ पर स्प्लिट हुए और क्रोमेटिड्स भी आपस में सेपरेट हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल्स पर जाने लग जाते हैं। तो इस फेज में हमें यही करना था कि वो अलग अलग सेपरेट हो गए हैं क्रोमेटिड्स और वो अपोजिट पोल्स पर मूव कर गए हैं और सेंट्रोमियर्स भी स्प्लिट हुए हैं। अब नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज द टेलोफेज। एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज टेलोफेज। तो अब यहाँ पर हमें बताया कि शुरुआत हो रही है फाइनल स्टेज की कैरियोकाइनेसिस की, दैट इज द टेलोफेज की। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। तो अब हमें बताया कि जो क्रोमोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच गए हैं वो डीकंडेंसेशन शुरू करते हैं और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है वो लूज करते हैं। प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि वो कंडेंस होते हैं, टेलोफेज में उसको उल्टा होता है, वो डीकंडेंस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन। तो अब जो अलग अलग क्रोमोसोम हुए थे वो हमें दिखते नहीं है। अभी दोबारा वैसे ही गुच्छा बना लेंगे जैसे हमने प्रोफेज में पढ़ा था। तब तो इन्होंने यूनाइट होकर क्रोमोसोम बना लिया था। अब ये क्रोमोसोम थे ऑलरेडी लेकिन ये दोबारा से टैंगल हो जाएंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच स्टेज ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल, ईच सेट ऑफ द क्रोमेटिन मटीरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू अपोजिट पोल्स। दिस इज द स्टेज विच शोज द फॉलोइंग इवेंट्स। तो अब हमें बताते हैं कि यहाँ पर क्या मेन इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज द डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बताया कि जो क्रोमोसोम थे वो क्लस्टर होने लग जाते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स पर और उनकी जो मेन आइडेंटिटी थी वो गुम हो जाती है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स एट ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब जैसे हमने फर्स्ट फेज में पढ़ा था कि प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआर, गोल्गी अपरेटस ये सब गुम हो गए थे। तो अब ये दोबारा से डेवलप करने लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म। तो फिर से रिफॉर्म होने लग जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट भी आप कर सकते हैं, ये पेपर में आया हुआ था कि माइटोटिक स्पिंडल भी डिसअपियर हो जाता है। और जैसे मैंने मार्क किए हुए नीट के PYQ, जैसे नीट 2013 में आया हुआ है थर्ड वाला पॉइंट, तो आप भी इस तरीके से अपनी NCERT में मार्क कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम ताकि उससे हमें और क्लियर हो सके। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं हमें अर्ली प्रोफेज शो किया हुआ है। यहाँ पर हमें अनटेंगल्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये प्रॉपरली क्रोमोसोम्स नहीं बने, क्रोमेटिन मटेरियल है। और ये नीट 2010 में क्वेश्चन भी आया हुआ है इस फिगर से। नेक्स्ट सेकंड में हमें शो हो रहा है लेट प्रोफेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। थर्ड इज द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। जब मेटाफेज आने वाला है तो ये जो क्रोमोसोम्स बन गए हैं प्रोफेज में, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने आप को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द बी पार्ट, जहाँ पर हमें मेटाफेज शो किया हुआ है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रॉपरली मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो गए हैं। एक जो मैंने ग्रीन पेन से अलग से लिखा है बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप, ये मैंने एनाफेज के लिए लिखा हुआ है। मेटाफेज में हम मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी करते हैं और शेप के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो एनाफेज। ये NCERT में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये टेस्ट में कई बार आता है। तो यहाँ पर शेप भी बताइए, V, L, J एंड I शेप शो होती है। V फॉर द मेटासेंट्रिक, L फॉर द सब मेटासेंट्रिक, J फॉर द एक्रोसेंट्रिक एंड I फॉर द टीलोसेंट्रिक। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनाफेज। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर्स भी स्प्लिट हो गए हैं और क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो गए हैं और वो अपोजिट पोल्स पर जाने लग गए हैं। ये हमें फिगर में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज द डी पार्ट, दैट इज द टीलोफेज स्टेज। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दो अलग अलग डॉटर न्यूक्लियाई बन गए हैं और यहाँ पर हमें अलग से वो भी दिखाई दे रहा है कि उनका न्यूक्लियर एनवेलप भी रिस्टोर हो गए हैं और ऑर्गेनेलीज भी आ गए हैं उसके अंदर। ई पार्ट में हमें शो किया हुआ है इंटरफेस। तो आप ये सभी डायग्राम्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे किस तरीके से हमें कौन सा डायग्राम शो किया हुआ है। आपको पेपर में डायग्राम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज शो की हुई है, तो आपको अच्छे से डायग्राम भी कवर करने हैं थ्योरी पोर्शन। नीट मेड इजी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के NCERT हाइलाइट्स।
आई होप सो आपने पहले दोनों पार्ट्स कवर कर लिए हों। आज हम शुरू करते हैं पेज 166 ऑफ एनसीईआरटी से फ्रॉम द टॉपिक साइटोकाइनेसिस। Mitosis accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, that is karyokinesis, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called the cytokinesis, at the end of which the cell division gets completed. तो यहाँ पर हमें बोला है कि माइटोसिस में सिर्फ ये नहीं होता कि सेग्रीगेशन होगा डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का, जो कि बता रहे हैं कि सिर्फ कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, लेकिन बाद में जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी होता है, जिसके बाद माना जाता है कि सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया है। In an animal cell, this is achieved by the appearance of a furrow in the plasma membrane. तो एनिमल सेल में कब माना जाता है कि साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया है? एक फरो अपीयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आपको याद रखना है किस मेम्ब्रेन के अंदर अपीयर होता है, दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या अपीयर होता है? फरो। द फरो ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू टू। तो ये जो फरो होता है ये डीप होता जाता है और ज्वाइन करता है सेंटर को, जो कि डिवाइड करता है साइटोप्लाज्म को दो भागों में। तो जो एनिमल्स का साइटोकाइनेसिस होता है इसे हम सेल फरो टाइप बोलते हैं और ये सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल क्यों होता है? क्योंकि जो फरो है वो स्टार्ट करता है पेरिफ्री पर और मूव करता है अंदर की साइड, जिसमें वो सेल को दो भागों में डिवाइड करता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे प्लांट सेल के बारे में तो वो होगा सेंट्रीफ्यूगल, वो अपोजिट तरीके से होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है प्लांट सेल्स हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि जो सेल वॉल है वो रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल होती है, वो ज़्यादा नहीं खींचती है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, इसलिए साइटोकाइनेसिस एक दूसरे मैकेनिज्म से करते हैं। इन प्लांट सेल्स वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल। अब वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ था? पेरिफ्री पे शुरू हुआ था। और प्लांट सेल में कहाँ पर होता है? सेंटर पे होता है। तो इन लाइंस पर भी आपको ध्यान देना है। और ग्रो किधर की साइड करते हैं? आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रिकर्सर नोन एज द सेल प्लेट। तो आपको याद रखना है वो सिंपल प्रिकर्सर कौन है? सेल प्लेट, दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल लेमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट एक्चुअली क्या होता है? मिडल लेमेला होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells. अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट होती है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन? तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम पर होती है ये डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग डॉटर सेल्स पे। नेक्स्ट लाइन इज इन सम ऑर्गेनिजम्स कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कैरियोकाइनेसिस है उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंशिशियम। इसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। तो आपको पहले तो ये पता चलना चाहिए कि किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सिंशिशियम, जिसका मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। और ये होता कब है? जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय दी साइटोकाइनेसिस। तो आई होप सो आपको साइटोकाइनेसिस अच्छे से समझ आ गई हो। इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगी, एनिमल सेल में बनेगी सेल फरो, और साइटोकाइनेसिस जो प्लांट सेल में होगा वो कौन से टाइप का होगा? सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि वहां पर वॉल फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होती है? सेंटर से, और जाती है बाहर की तरफ। और एनिमल सेल में उसका उल्टा होगा, सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि वहां पर फरो की फॉर्मेशन शुरू होती है पेरिफ्री पर और मूव करती है अंदर की तरफ। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज अ टॉपिक 10.3 सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। Mitosis or the equational division is usually restricted to the diploid cells only. However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. तो पहले तो हमें ये बताया कि माइटोसिस का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज ए इक्वेशनल डिवीजन। ये मेनली होता किन में है? डिप्लॉइड सेल्स में। लेकिन फिर बताया कि कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट्स, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं हनी बी का।
वहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं थ्रू माइटोसिस। ये एक्सेप्शन है, तो ये आपको याद रखनी है। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हमें बोला हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम इसकी इम्पोर्टेंस को जानें। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव स्टडीड अबाउट द हेप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड इंसेक्ट्स? क्या आपको पता है कुछ एग्जाम्पल जो आपने पढ़े होंगे हेप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट्स के बारे में? ये मेनली आप जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पर आएगा हनी बीज और सब के बारे में। नेक्स्ट लाइन इज माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर बताया कि माइटोसिस मेनली प्रोड्यूस क्या करता है? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स। याद रखना है डिप्लॉइड होंगी या हेप्लॉइड होंगी, दैट आर डिप्लॉइड। और उनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा विद द पेरेंट सेल। नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू द माइटोसिस। तब आपसे पूछा जा सकता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ मियोसिस की वजह से होती है माइटोसिस, तो दैट इज ड्यू टू माइटोसिस। नेक्स्ट लाइन इज सेल ग्रोथ रिजल्ट्स इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये जो है सेल ग्रोथ, ये डिस्टर्ब करती है रेशियो ऑफ बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर अ सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। तो ये जरूरी हो जाता है सेल के लिए कि वो रिस्टोर करे अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइटोसिस इज सेल रिपेयर। तो माइटोसिस सेल रिपेयर में भी हेल्प करती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट लाइन इज द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। तो यहाँ पर हमें बोल रहे हैं कि कौन कौन से सेल्स हैं। अब जैसे पूछे जा सकते हैं कि माइटोसिस के कुछ एग्जाम्पल्स दो, तो आप क्या बोलेंगे? अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। और वो रिप्लेस क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। नेक्स्ट लाइन इज माइटोटिक डिविजन्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम। एक तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और फिर इनमें डिवीजन कौन सा होता है? माइटोसिस। रिजल्ट्स इन द कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ कराते हैं प्लांट्स की। और ये भी पूछा जा सकता है कि थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, कुछ समय के लिए होती है, तो ये होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो अब माइटोसिस टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। आपको इसकी सिग्निफिकेंस के मेन पॉइंट्स में एक बार फिर से बता देती हूँ। सेल ग्रोथ कराते हैं, सेल रिपेयर कराते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कराते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि इसकी सिग्निफिकेंस है। बाकी आपको अलग अलग फेजेस जो हमने लास्ट क्लास में किए थे वो अच्छे से कवर करने हैं। साइटोकाइनेसिस में जो लिक्विड एंडोस्पर्म वाला एग्जाम्पल था वो भी टेस्ट में कई बार पूछा जाता है, तो वो सब आपको अच्छे से कवर करना है। और जैसे G1S, G2M, इनकी पूरा आपको बताना चाहिए कि इसके बाद कौन सा फेज आता है। जो भी डायग्राम्स हैं वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 10.4 मियोसिस। मियोसिस, तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको याद रखना है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करते हैं? फ्यूजन ऑफ टू गेमेट्स ईच विद द कंप्लीट हेप्लॉइड और डिप्लॉइड सेट, हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखना है आपको N एंड N, जो कि मिलके बाद में बना देगा 2N। नेक्स्ट लाइन इज गेमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पर हमें बताया कि गेमीट्स किन से बनते हैं? स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। और अगर आपको इनका नाम पता हो तो वो होते हैं मियोसाइट, जिनकी प्लॉइडी क्या होती है? 2N। नेक्स्ट लाइन इज दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड डॉटर सेल्स। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। तो इससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पहली लाइन दे दी, फिर पूछा जाएगा कि ये कौन सा डिवीजन है, ये मियोसिस है, ये माइटोसिस है, ये एमाइटोसिस है, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ये है मियोसिस, जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms, whereas fertilization restores the diploid phase. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन हेप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है और कौन डिप्लॉइड फेज को। हेप्लॉइड फेज को रिस्टोर करेगा मियोसिस और डिप्लॉइड फेज को फर्टिलाइजेशन। कैसे? अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि दोनों जो सेट होते हैं, जो मेल एंड फीमेल गेमेट होते हैं, दोनों के पास N होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 2N बन जाता है, तो दैट इज उसने डिप्लॉइड फेज रिस्टोर कर लिया।
तो नेक्स्ट लाइन इज वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स इन एनिमल्स। अब हमें बताया कि मियोसिस हम कब देखते हैं, ड्यूरिंग द गेमेटोजेनेसिस, गेमेट की फॉर्मेशन के टाइम पर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। ये भी याद रखना कि मियोसिस ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स का प्रोसेस है, वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट सेल्स में भी होता है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गेमीट्स, वो हेप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं और गेमीट्स की हमेशा प्लॉइडी एन होगी, दैट इज हेप्लॉइड। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। अभी हमें बताएंगे कि मेन फीचर्स क्या क्या है मियोसिस के। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने माइटोसिस में तो सिर्फ एक ही पढ़ा था कि एक ही साइकिल होती है, लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 पार्ट होते हैं मियोसिस के। और ये मैंने जो पिंक लाइन से हाईलाइट की हुई है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार ही होता है मियोसिस में, भले ही न्यूक्लियर और सेल डिवीजन 2 बार होता हो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट इज मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज। तो आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस 1 शुरू कब होता है, जब पेरेंट क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट कर चुके हैं, तब उन्होंने आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बना ली हैं। किस फेज के दौरान, एस फेज के टाइम पर। सो द थर्ड पॉइंट इज मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है होमोलोगस, आपको याद रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होती है एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है आपको कि सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। तो हम मियोसिस को मानते हैं, मतलब मियोसिस इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और रिकॉम्बिनेशन होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज 4 हेप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। 4 हेप्लॉइड सेल बनेंगे मियोसिस 2 के एंड पर। मियोटिक इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज द फॉलोइंग फेजेस। देखो, अब जैसे हमने पढ़ा था माइटोसिस में होते थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो सेम इसी तरीके से होंगे, बस मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ऐसे ही मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ये सारे प्रोसेसेस हम और फेजेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ द एनसीईआरटी हाइलाइट्स ऑफ चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आज हमें शुरू करना है पेज नंबर 168 से। आई होप सो आपने पहले तीनों पार्ट्स कवर कर लिए होंगे। ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, इधर डाइजेशन और ब्रीदिंग। तो आज हम शुरू करते हैं पेज 168 से फ्रॉम द टॉपिक 10.4.1 मियोसिस 1। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे माइटोसिस में सिंपल होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, यहाँ पर 2 मियोसिस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो हम पहले पढ़ेंगे मियोसिस 1 के बारे में आज की क्लास में। तो इसके सारे फेजेस ऐसे होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, बस 1 लगाना है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है ये। तो मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, ये आप साइड में नोट कर सकते हैं जैसे मैंने नोट किया हुआ है। और हमने माइटोसिस पढ़ा था, वो एक इक्वेशनल डिवीजन था। रिडक्शनल डिवीजन को हम हेट्रोटिपिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो जो प्रोफेज होता है मियोसिस 1 का, स्पेसिफिकली आपको याद रखना है मियोसिस 1 का, वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और इस पर ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में भी। मेन क्वेश्चन यहाँ से तो मतलब आता ही आता है हर दूसरे साल में इस टॉपिक से, प्रोफेज 1 वाले टॉपिक से। अभी हम आगे पढ़ेंगे अलग अलग इसके फेजेस। सो एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इन टू द फॉलोइंग 5 फेजेस। 5 फेजेस में हमने इसे डिवाइड किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर हम इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसकी जो फेजेस हैं उनके नाम है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इन फेजेस को आपको प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में ही याद करना है कि लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आएगा, जाइगोटीन के बाद पेकिटीन, पेकिटीन के बाद डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस। तो इसे आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं, ला जरा पानी दे दीदी। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज द लेप्टोटीन फेज।
ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लेप्टोटीन स्टेज के अंदर हमें क्रोमोसोम्स विजिबल होने लग जाते हैं। कौन से माइक्रोस्कोप के अंदर? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। बहुत सारे माइक्रोस्कोप होते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोप बोला गया है। द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। कॉम्पेक्शन क्रोमोसोम्स का होता रहता है पूरे लेप्टोटीन फेज के अंदर। तो फर्स्ट फेज में आपको यही याद रखना है, क्रोमोसोम हमें विजिबल होने लग जाते हैं धीरे धीरे। ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली। अंडर विच माइक्रोस्कोप? दैट इज अ लाइट माइक्रोस्कोप। और कॉम्पेक्शन पूरे लेप्टोटीन फेज के दौरान चलता रहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पर, दैट इज जाइगोटीन फेज। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड द जाइगोटीन। अब देखो, आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि सेकंड स्टेज कौन सी है, जाइगोटीन है। फिर आपसे पूछ जाए फोर्थ स्टेज कौन सी है, तो आप पूरा काउंट करेंगे। ला, जरा, पानी, दे। डी आया, डी से डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन होगी फोर्थ स्टेज। तो आपको स्टेजेस के नाम भी ऐसे पता होने चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज साइनेप्सिस। इस फेज में क्रोमोसोम्स पेयरिंग करने लग जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, that is syndesis. Such paired chromosomes are known as the homologous chromosomes. जो paired chromosomes बन जाएंगे उन्हें हम बोलते हैं homologous chromosomes. Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex. तो अब आपको ये याद रखना है कि जाइगोटीन में हमने कौन से माइक्रोस्कोप से चेक किया, दैट इज ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना उसका नाम क्या था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज बाइवेलेंट और टेट्राड। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बाय द पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस वर्ड पर ध्यान दे रहे हैं, आपको नॉन होमोलोगस से भी कंफ्यूज किया जा सकता है, तो उसे बोलेंगे हम बाइवेलेंट। और उसी का दूसरा नाम है दैट इज टेट्राड। However, these are more clearly visible at the next stage. अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम्स मोस्ट क्लियरली विजिबल किस स्टेज में होते हैं, तो जाइगोटीन में नहीं होते। जाइगोटीन के बाद जो फेज आएगी उसमें विजिबल होंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी फेज में विजिबल होंगे, दैट इज पेकेटीन। जब आपको पता ही नहीं होगा कि जाइगोटीन के बाद कौन सी फेज आएगी तो आप नहीं बता सकते ना, इसलिए आपको फेजेस पूरे सीरियल ऑर्डर में याद करने हैं। The first two stages of prophase 1 are relatively short-lived compared to the next stage that is Pecketin. तो यहाँ पर बताया कि जो प्रोफेज में भी जो पहली दो स्टेजेस हैं दैट इज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, वो कंपैरेटिवली छोटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड स्टेज दैट इज द पेकेटीन। अब हमें पेकेटीन के बारे में बताया हुआ है। आप भी ना, जैसे मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर ली थी स्टेजेस की 1 2 3, इस तरीके से आप भी मार्क कर सकते हैं। ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सा फेज कहाँ तक लिखा हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा ज़्यादा ऐसे फंसा लिखा हुआ है ना, तो याद सा नहीं हो पाता। इसलिए ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। इस स्टेज में हमें क्लियरली विजिबल होने लग जाते हैं क्रोमोसोम एज टेट्राड और वो पूरे डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, दैट इज क्लियर। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, द स्टेज एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। याद रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उल्टा भी कंफ्यूज किया जा सकता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये नीट में भी पूछा हुआ है तो मैंने मार्क किया हुआ है, आप भी इसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट लाइन इज क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब है ना, इस लाइन से देखो टेस्ट में भी ना मेरे भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे हमें लिखा हुआ था डैश इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन में आपको कई चीज़ें दे सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड अलग अलग चीज़ें। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलरली क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट लाइन इज क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें एंजाइम यूज होता है और जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। नेक्स्ट लाइन इज क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर लीड करता है रिकॉम्बिनेशन को। उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे, रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू द क्रॉसिंग ओवर। तो आपको ये एजर्शन रीजन के हिसाब से भी अच्छे से करना है। इस टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे तो बहुत अच्छे से कवर करना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज यही वाला है जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रोफेज 1।
नेक्स्ट लाइन इज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पेकेटिन। अब आपसे पूछा जाए कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट कब होती है, एट द स्टार्ट ऑफ पेकेटिन, एट द मिडल ऑफ पेकेटिन और एट द एंड। तो आपको याद रखना है एंड में वो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाती है। लिविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर की साइड्स होती है वहां पर नहीं होती। नेक्स्ट अब हम स्टेज पर आते हैं, दैट इज द डिप्लोटीन। द बिगनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the sites of crossovers। अब देखो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था जाइगोटीन फेज के दौरान, वो डिप्लोटीन फेज में आके डिसोल्यूट हो जाने लग जाता है और फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में से सेपरेट होने लग जाते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक साइड्स पर बचते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर की साइड्स होती है। वहां पर वो हमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज काइजमाटा। तो हम स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, काइजमाटा, और वो किस शेप के होते हैं, एक्स। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। कुछ oocytes ऑफ वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटीन मंथ्स और ईयर्स के लिए भी लास्ट कर सकती है, तो ये काफी लंबी फेज होती है। लेकिन आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है इन oocytes ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ स्पेसिफिकली वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है। अब हम आते हैं लास्ट एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द meiotic प्रोफेज, दैट इज डाइकाइनेसिस। द फाइनल स्टेज ऑफ द meiotic प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमाटा। ये भी कई बार पूछा जाता है कि काइजमाटा जो होता है ना टर्मिनलाइज हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर सरक जाता है वो एक तरीके से। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। इस स्टेज पर क्रोमोसोम्स पूरे कॉन्डेंस हो जाते हैं एंड द meiotic स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। और जो meiotic स्पिंडल होता है वो असेंबल हो जाता है ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स को प्रिपेयर कर सके कि वो सेपरेट हो जाए पूरी तरीके से। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। जो डाइकाइनेसिस का एंड आता है तब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाता है एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रोफेज के एंड में जब हमने माइटोसिस पढ़ा था कि एंड ऑफ प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर सब कुछ डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम प्रोफेज की सबसे लास्ट फेज ही तो पढ़ रहे हैं डाइकाइनेसिस, तो यहाँ पर भी तभी वो डिसअपियर होंगे। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर फेज का भी नाम पता चल गया, दैट इज डाइकाइनेसिस में होगा। डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, क्योंकि लास्ट स्टेज है, इसके बाद मेटाफेज आएगी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब प्रोफेज खत्म होता है, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेज 1 को। तो जैसे मैंने मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन कर रखा है ना, ऐसे आप भी कर लेना ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, वरना एनसीईआरटी में से पता नहीं चलता है अलग अलग स्टेजेस का। तो मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसमें माइटोसिस की तरह होता है, जो क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मेन ध्यान रखना यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम होंगे, वो अपने आप को अलाइन करेंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर, जिसका हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था, मेटाफेज प्लेट। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे काइनेटोकोर पर, और काइनेटोकोर किस शेप के स्ट्रक्चर थे, डिस्क शेप के स्ट्रक्चर थे, तो वहां पर वो अटैच कर जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि एक सिंगल मेटाफेज प्लेट बनती है, लेकिन मेटाफेज 1 में डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। अभी हम मेटाफेज 2 भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहां पर भी सिंगल प्लेट बनेगी, लेकिन सिर्फ मेटाफेज 1 के अंदर बनती है 2 प्लेट्स। ओके, तो अब मेटाफेज 1 में भी आपको इतना ही पढ़ना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है जब आपको माइटोसिस का समझ आ गया है। तो नेक्स्ट हम आते हैं एनाफेज 1 पर। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेपरेशन होगी, किसकी सेपरेशन होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है, क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होगी, नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच रहेंगे, कहाँ पर, सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेपरेट कौन होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एक और इम्पोर्टेंट आपको लाइन याद रखनी है, जो मैंने रेड लाइन से भी लिखा हुआ है, रेड पेन से, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फर्स्ट अकर्स हेयर। एनाफेज 1 में सबसे पहले रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है।
अब हम आते हैं लास्ट फेज पर, दैट इज टेलोफेज 1. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज नोन एज डायड ऑफ सेल्स. अब देखो, जैसे हमने टीलोफेज में पढ़ा था वहां पर भी सारी ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गया था. सिमिलरली यहाँ पर होगा. इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, और इसे हम क्या बोलेंगे, डायड ऑफ सेल्स. ये मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है. कई बार आपको क्वेश्चन में देंगे ना तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये टेट्राड था, ये डायड था, ये मोनाड था, ये क्या था. तो ये डायड ऑफ सेल्स बनेगा. नेक्स्ट लाइन इज, ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. कुछ केसेस में क्रोमोसोम्स डिस्पर्जन भी शो करते हैं लेकिन वो फुली एक्सटेंड नहीं होते ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस. द नेक्स्ट लाइन इज, द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिविजन्स इज नोन एज इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड. दो मियोटिक डिवीजन जो कि मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, इनके बीच में जो स्टेज आती है उसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं. ये शॉर्ट लिव स्टेज होती है. आगे बताया, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. यहाँ पर कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. तो यहाँ पर बताया कि इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेज आता है, प्रोफेज 2, क्योंकि इसके बाद मियोसिस 2 शुरू हो जाएगी. और उसका प्रोफेज कैसा होता है, काफी ज्यादा सिंपल होता है प्रोफेज 1 से. प्रोफेज 1 में तो हमने कितने सारे स्टेजेस देखे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेगिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. तो इतना कुछ नहीं होता, वो सिंपल सा फेज होता है. उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. फिर मैंने जो ब्लू पेन से अलग से पॉइंट्स ऐड ऑन किए हुए हैं एनसीईआरटी में, आप भी लिख सकते हैं. इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होती, लेकिन सेंट्रियोल्स के पेयर रेप्लिकेट करते हैं. अब हम देख लेते हैं ऊपर जो फिगर दी हुई है, दैट इज द फिगर 10.3, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1. तो फर्स्ट फेज में हमें शो किया है प्रोफेज 1. नेक्स्ट इज द मेटाफेज 1. यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल मेटाफिजिक प्लेट बनी हुई है. नेक्स्ट इज द एनाफेज 1. दिस फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गेमीट्स. ये मेरे एक टेस्ट में पूछा गया था, इसलिए मैंने ऐड कर लिया था, तो आप भी ऐड कर सकते हैं. ये मेनली इसलिए हुआ था क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेपरेट हुए थे. जो हमें नेक्स्ट फिगर शो की हुई है दैट इज ऑफ टेलोफेज 1. तो ये फिगर्स भी आपसे दी जा सकती है और पूछा जा सकता है ये कौन सा फेज है. तो आपको ना इस चैप्टर की सारी फेजेस देखनी पड़ेगी. अभी तो जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, लेकिन बाद में आपको ऐसे भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये मेटाफेज 1 है, ये मेटाफेज 2 है, ये मेटाफेज है, क्योंकि पेपर में तो सारे ही सिलेबस से आएगा ना. तो आज हमें यहीं तक कवर करना था. आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने पढ़ाया आज की क्लास में. आज का टॉपिक जो पढ़ा है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, इसे ढंग से कवर कर लेना. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, फिर हमने उसके बाद मियोसिस 1 पढ़ा, वो एक रिडक्शनल डिवीजन था. अब जब दोबारा हम मियोसिस 2 पढ़ते हैं तो ये भी एक इक्वेशनल डिवीजन है. ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है माइटोसिस के जैसे. तब हम इसकी एक एक करके फेजेस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ए प्रोफेज 2. Meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosomes have fully elongated. तो यहाँ पर बताया कि मियोसिस 2 शुरू कब होती है, इमीडिएटली जब साइटोकाइनेसिस खत्म हो जाएगी तब वो शुरू हो जाएगी, और यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड. क्रोमोसोम्स जब फुली इलोंगेटेड हो जाएंगे ना, उससे ही पहले शुरू हो जाती है. ये जो आफ्टर और बिफोर वर्ड है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है. ये मेरे एक टेस्ट में ऐसे कन्फ्यूजन करके पूछा हुआ था. ये मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में भी पूछा था, तो आप इस आफ्टर और बिफोर वर्ड पर ध्यान देंगे. नेक्स्ट लाइन इज, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मियोसिस 2 कैसी होती है, नॉर्मल माइटोसिस की तरह. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2. ये तो हम माइटोसिस में भी पढ़ चुके हैं और मियोसिस 1 में भी, कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रोफेज के एंड में डिसअपियर होने लग जाता है. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाते हैं. अब हम आते हैं मेटाफेज 2 पर. अब तो आपको सारे फेजेस ध्यान आ रहे होंगे कि भाई इसके बाद ये होता था, मतलब ओवरऑल सिमिलर चलता है, बस थोड़ी बहुत चीजें अलग होती हैं. तब हम पढ़ते हैं मेटाफेज 2. एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो वैसे ही होगा, क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर, और फिर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल से अटैच हो जाएंगी काइनेटोकोर्स पर.
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि सिंगल मेटाफेज प्लेट बन रही थी, यहाँ पर भी मियोसिस 2 में भी सिंगल मेटाफेज प्लेट ही बनेगी। लेकिन हमने मेटाफेज 1 में पढ़ा था, वहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो होगा मेटाफेज 1 के पास डबल मेटाफेजिक प्लेट होती है और मेटाफेज 2 में सिंगल होती है, लाइक द माइटोसिस 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज पर, दैट इज द एनाफेज 2। इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जो है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर शुरू हो जाता है हर क्रोमोसोम का, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। जिसका काम क्या था सेंट्रोमियर का, कि वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता था, अलाउिंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। फिर वो अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरफ जाने लगते हैं बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो एलोंगेट होती हैं या शॉर्टन होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो शॉर्टन होती हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट फेज, दैट इज द टेलोफेज 2। मियोसिस एंड्स विद द टेलोफेज 2। हमें पता है कि टेलोफेज तो हर किसी की लास्ट फेज होती है, तो मियोसिस भी खत्म होगा टेलोफेज 2 के साथ, इन विच द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वन अगेंस्ट गेट एनक्लोज बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। फिर से न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगी, सारी ऑर्गेनेलिज फिर से अपीयर होने लग जाएंगी। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो अब आपको याद हो गया होगा, आई होप सो। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। फिर इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा टेलोफेज 2, तो फिर साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा फिर से, और वो टेट्राड की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलेंगे दैट इज 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हमने पढ़ा था ना पहले भी कि मियोसिस 2 के एंड में क्या बनती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। हैप्लॉइड होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज, जैसे आपसे पूछा जाए कि मियोसिस का एंड कब होता है, तो टेलोफेज 1 नहीं आएगा, टेलोफेज 2 आएगा। मियोसिस पूरा देखा जाएगा, मियोसिस 1 देन मियोसिस 2, और मियोसिस 2 की कौन सी लास्ट फेज थी, टेलोफेज 2। तो टेलोफेज 2 पर मियोसिस का एंड होगा। अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organisms, even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half. तो ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका फीचर बताया है कि ये कंजर्वेशन मतलब बचाने में हेल्प करता है क्रोमोसोम नंबर को। हर स्पीशीज का एक अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। जैसे हम ह्यूमन्स हैं तो हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे, तो ये उसको अचीव करने में मदद करता है। कैसे मदद करेगा, क्योंकि ये रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर करता है बाय हाफ। जैसे हमारे क्रोमोसोम्स हैं टोटल 36 हैं, तो जब गेमीट्स बनेंगे तो उसमें 46 की जगह 23 हो जाएगा। तो दोनों मेल और फीमेल में 23 आगे जाके जाइगोट में फिर से 46 बना देंगे। तो इसलिए इसका मेन फंक्शन है कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन। It also increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये तो हमने आगे जाके आप एवोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ोगे कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए। तो आपको इनकी दोनों की, मियोसिस की भी जो हमने पढ़ी है और जो माइटोसिस की हमने पुरानी क्लास में पढ़ी थी, तो आपको उनके सिग्निफिकेंस के फीचर्स पता होने चाहिए। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इनमें से कौन सा मियोसिस का फीचर नहीं है, तो आपको जब याद होंगे तभी तो पता चलेगा ना। और वैसे भी तो समझने का है, आपको अब तक समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। अब हम देखते हैं जो ऊपर फिगर दी हुई है, दैट इज फिगर 10.4, जिसमें हमें स्टेजेस ऑफ मियोसिस सेकंड शो किए हुए हैं। तो पहले हमें प्रोफेज सेकंड शो किया हुआ है, नेक्स्ट में मेटाफेज सेकंड, नेक्स्ट एनाफेज सेकंड एंड देन टेलोफेज सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए किस में कैसे क्या बन रहा है। आपको डायग्राम्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ये कौन सा फेज है। टोटल आपके पास, क्योंकि पेपर में तो सारा सिलेबस आएगा ना, इसमें तो अभी जैसे पार्ट्स में करा रही हैं तो आपको अच्छे से पता चल जाता है हाँ ये प्रोफेज है, ये कौन सा है। लेकिन बाद में आपको ऐसे अलग अलग भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, ये प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 2 है। तो उस तरीके से आप अच्छे से डायग्राम्स भी कवर करें। अब हम शुरू करते हैं समरी में पढ़ती जाऊंगी क्योंकि अब हमने सारा चैप्टर कवर कर लिया है। कुछ नया पॉइंट लगेगा तो वो मैं आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, द प्रोसेस विच अकर्स
इज नोन एज द सेल डिवीजन। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सेल्स किससे अराइज होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। अब हमें उस प्रोसेस का भी नाम पता चल गया, दैट इज द सेल डिवीजन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चैप्टर में कहीं नहीं आई थी, तो इसे आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट लाइन इज एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अपनी लाइफ शुरू करता है, थ्रू अ सिंगल सेल जाइगोट, और इसकी प्लॉइडी होती है 2n। नेक्स्ट लाइन इज सेल डिवीजन डू नॉट doesn't stop with the formation of a mature organism but continues throughout its life cycle। सेल डिवीजन कभी भी स्टॉप नहीं होता है, वो चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पेज पर लिखा हुआ है द स्टेजेस थ्रू विच अ सेल पासेस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज नोन एज द सेल साइकिल। तो यहाँ पर हमें सेल साइकिल की भी डेफिनेशन बताई हुई है। नेक्स्ट इज सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 phases। द फर्स्ट वन इज इंटरफेज, अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल का कौन सा ऐसा फेज है दैट इज नोन एज अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन, तो वो आपको बताना चाहिए, वो है इंटरफेज। नेक्स्ट इज द माइटोसिस विच इज द एम फेज, द एक्चुअल पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन, जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, एंड इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट लाइन इज इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इंटू G1, S, G2। Next line is G1 is a phase of period when the cell grows and carries out the normal metabolism। G1 के अंदर normal metabolism होता है। Most of the organelle duplication also occur during this phase। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनेलिस किस फेज में डुप्लीकेट करती है, तो वो होगा G1 फेज। नेक्स्ट लाइन इज एस फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन और डीएनए की रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, तो उसका नाम होगा एस फेज। नेक्स्ट इज G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये कहीं भी चैप्टर में नहीं दी हुई। अगर आपसे पूछा जाए विच फेज इज नोन एज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, तो उसका आंसर होगा G2 फेज। नेक्स्ट लाइन इज माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेजेस, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हमने ऐसे याद रखा था PMAT। नेक्स्ट लाइन इज क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, द न्यूक्लियर एनवेलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड द स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट अपीयरिंग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्पिंडल फाइबर्स कब अपीयर होना शुरू होते हैं, तो उसका आंसर होगा प्रोफेज। इसे भी आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये चैप्टर में कहीं नहीं दिया हुआ। Next is metaphase is marked by the alignment of chromosomes on the equatorial plate. During anaphase, the centromeres divide and the chromatid starts moving towards the 2 opposite poles. Once the chromatids reach the 2 poles, the chromosomal elongation starts. Nucleolus and the nuclear membrane reappear. ये कब होता है? टेलोफेज के अंदर। Nuclear division is then followed by the cytoplasmic division and is known as the cytokinesis। तो पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और इसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट लाइन इज माइटोसिस दस इज द इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल। तो माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कंजर्व होता है। ये हमने अभी सिग्निफिकेंस में पढ़ा था। नेक्स्ट लाइन इज इन कॉन्ट्रास्ट टू माइटोसिस मियोसिस अकर्स इन डिप्लॉइड सेल। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि मियोसिस जो है वो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होता है विच आर डिस्टाइंड टू फॉर्म द गेमीट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन डिस्टाइंड टू फॉर्म द गेमीट्स होते हैं, तो मियोसाइट्स विच आर द डिप्लॉइड सेल्स। इट इज नोन एज अ रिडक्शन डिवीजन सिंस इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ while making the gametes। In sexual reproduction, when the 2 gametes fuse, the chromosome number is restored to the value in the parent। ये मैंने जैसे आपको 46 क्रोमोसोम्स वाला एग्जाम्पल बताया था, वही लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ड्स में। Meiosis is divided into 2 phases, meiosis 1 and meiosis 2। In the first meiotic division, the homologous chromosome pair to form the bivalents, which is also known as the tetrad, and undergo crossing over। Meiosis 1 हैज अ लॉन्ग प्रोफेज, जो हमने बताया था कि ये काफी कम्प्लेक्स होता है और इसके काफी सारे फेजेस होते हैं, विच इज डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस, जिनके क्या नाम थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज 1 वेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स विद देयर बोथ क्रोमेटिड्स। Each pole receives half the chromosome number of the parent cell
इन टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर, वो फिर से रीअपियर हो जाते हैं, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये आपको याद रखना है कौन सी वाला मियोसिस सिमिलर होता है माइटोसिस से, दैट इज द मियोसिस 2। During anaphase 2, the sister chromatids separate. Thus, at the end of meiosis, 4 haploid cells are formed. जैसा कि हमने पता था कि meiosis के एंड पर 4 haploid cells बनेंगे। तो ये चैप्टर होता है फाइनली ख़त्म। आई होप सो आपको अच्छे से पूरा चैप्टर समझ आ गया हो, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर अपने कोचिंग के टीचर की मतलब मेन लेक्चर वीडियोस भी आप इस चैप्टर की ज़रूर कवर करना। जैसा कि मैंने बताया था कि ये मस्ट अटेंड लेक्चर्स वाले चैप्टर में इंक्लूड होता है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम 7 जुलाई। तो आप ये सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेना, PYQs कर लेना और NCERT अच्छे से पढ़ लेना। और रात को जो टेलीग्राम पर क्वेश्चन सेशन होता है वो भी अटेंड कर लीजिए करिए। सो थैंक यू सो मच। एंड एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाला करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।